हम सब किचन में बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करते हैं, फिर भी कई बार गलती से गलती हो ही जाती है। बर्तन जल जाते हैं, कई बर्तनों में जंग लग जाती है। सही तरीके से रख रखाव ना करने की वजह से वो जल्दी खराब होने लगती हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं आप सबके लिए ऐसे ही कुछ किचन क्लीनिंग हैक्स लेके आई हूँ जो कि हर एक के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबके यहाँ कभी ना कभी खाना जलता ही है और जले हुए बर्तन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये बहुत दुख देते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी इनको साफ करने में आती है। ट्रस्ट मी, मैं भी इस फेज से गुजरी हुई हूँ। इस कुकर में जल गए थे चावल। अब बिना घसे, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए इसको पहले जैसा ठीक करने के लिए इस कुकर को मैं चढ़ा दूंगी गैस के ऊपर। इसमें गर्म करूंगी मैं पानी। जो भी आपका बर्तन बहुत ज़्यादा इतना बुरे तरीके से जल गया है उसको आधा भर दीजिए पानी से, और जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा तो इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच नमक का। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 पाउच इनो का। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डालना शुरू करेंगे इसमें बहुत तेज़ी से उबाल आएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पानी आपको पूरा नहीं भरना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपको इनो नहीं डालना है तो आप बेकिंग सोडा 2 चम्मच भर के डाल दीजिए। अब देखिए कैसे इसमें ढेर सारा उबाल आना शुरू हो गया है। गैस को सिम पे कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच भर के जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, वो वाला पाउडर डाल दीजिए इसमें। अब इस पानी को आप उबलने दीजिए अच्छे से कम 10 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पे लेट इट बॉईल और बीच बीच में करछी से इसको हिलाते रहिए। जैसे जैसे पानी बॉईल होगा चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी, नीचे से खुरचन अपने आप उतरने लगेगी। हल्का सा जब आप इसे करछी से हिलाते हैं तो वो मदद करता है इस खुरचन को हटाने में, तो आपको बहुत ज़्यादा घसने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद ही देखेंगे कि ये खुरचन निकलनी शुरू हो गई है। इस लिक्विड को ऐसे ही पकने दीजिए 10-15 मिनट तक। उसके बाद आप गैस कर सकते हैं बंद और इस जो भी बर्तन आपका जला है उसको ढक के 1 आध घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 आध घंटे के बाद आप देखेंगे पानी ये गर्म है, लेकिन जब आप बर्तन को देखेंगे ध्यान से तो आप नोटिस करेंगे खुरचन ऑलमोस्ट उतर चुकी है। ये सभी खुरचन मैं निकाल लूंगी छन्नी के अंदर ताकि ये नाली में ना जाए। एंड लुक एट द बर्तन, काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका है। अब इसको रेगुलर एक स्टील स्क्रबर के साथ और बर्तन धोने वाले साबुन के साथ मैं इसको हल्का सा घस के क्लीन कर लूँगी। जब भी ऐसे कोई बर्तन जलता है तो दिल को बहुत दुख पहुँचता है, बट कुछ चीज़ें कभी कभी हम अवॉइड नहीं कर पाते, गलती से ही सही लेकिन गलती हो जाती है। जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके बिना मेहनत किए आसानी से अपना काम कर ले। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अभी ये बर्तन क्लीन कर लिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और चकाचक पहले की तरह ये बर्तन बिल्कुल साफ हो गया है। अब बात करते हैं कास्ट आयरन तवा की। ये यूज करते करते काफी ज्यादा जिद्दी दाग इसके ऊपर जम जाते हैं और साइड्स में आप देखते हैं कि डिपॉजिट्स हो गया है, एक पथरी सी जमने लगती है। इसको सही से क्लीन करना बहुत जरूरी है ताकि हमें बार बार इसे घिसना ना पड़े और इसकी सीजनिंग ना खराब हो। तो मैं गैस जला रही हूँ और इसको मैं गरम करूँगी लो फ्लेम पे, और साथ ही में इसके ऊपर डाल रही हूँ नमक। नमक को हम इस तवे के ऊपर रगड़ेंगे। आप कोई भी स्टील का स्क्रबर यूज कर सकते हैं इसको रगड़ने के लिए। बस हल्के हाथ से ही आपको ये रब करना है, रगड़ना है, बहुत ज़्यादा घसना नहीं है इसको। जैसे कि हम अदरवाइज बर्तनों को घसते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करना है। याद रखिए कि गैस ऑन है लेकिन लो फ्लेम पे है। धीरे धीरे तवा गर्म हो रहा है और मैं इसको ऊपर नमक से रगड़ रही हूँ। नमक इसकी सारी चिकनाहट एब्जॉर्ब कर लेगा और जो पथरी एक लेयर सी बन जाती है स्पेशली ऑन द आउटर एजेस ऑफ दिस तवा, तो वो ऐसा करने से हट जाती है। हर बार अगर आप साबुन या डिश वॉशिंग लिक्विड लेके घसने से इसे घसेंगे तो इसकी सीजनिंग भी खराब होती है और आपका टाइम और एफर्ट और पैसा सब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हर बार फिर आप टाइम स्पेंड करेंगे इसे वापस सीजन करने में भी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नमक से इसे हल्के हाथों से इस तरीके से स्क्रबर से रब करें।
ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा नमक आप इसमें और भी डाल सकते हैं। मान लीजिए दाग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, आपको लग रहा है कि नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए और इसी तरीके से एक स्टील के स्क्रबर से इसे घस लीजिए। बस आपका काम हो गया। उसके बाद आपको बस इसे पानी से अच्छे तरीके से धोना है। ऐसा करने से सबसे अच्छा फायदा आपको बताऊं क्या है कि एक तो आपको इसे बार बार घस के मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा आपको बार बार इस तवे की सीजनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। आप एज इट इज धोने के बाद इस तवे को वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ नॉन स्टिक तवा। इस तवे की रखरखाव और मेंटेनेंस की भी बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि पानी आयरन या कास्ट आयरन के बर्तनों के लिए दुश्मन है। आपको हमेशा धोने के बाद पानी सुखाकर ही इन बर्तनों को स्टोर करना है। पानी आप चाहे तो गैस पे सुखा लीजिए, चाहे कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ के सुखा लीजिए। उसके बाद इन बर्तनों को सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं रख देना है, इसके ऊपर एक पतली लेयर ऑयल की लगानी है। एक ब्रश यूज कर लीजिए और कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर लीजिए। लगे ऑयल ज्यादा लग गया है तो वाइप कर दीजिए कपड़े से। लेकिन ये स्टेप जानते हैं क्यों जरूरी है? ताकि हमारे ये जो आयरन या कास्ट आयरन के बर्तन हैं उनमें रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये है कास्ट आयरन का मेरा पैन, जो कि मैंने धोने के बाद ऐसे ही स्टोर कर दिया था। पानी तो सुखा दिया था लेकिन ऑयल की कोटिंग नहीं दी थी, तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके का हो गया है। इसीलिए इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कास्ट आयरन के जितने भी बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो ये टाइम, पैसा, हर चीज़ का नुकसान है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसे घसूंगी नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल डिटर्जेंट लेके इसको हल्का सा स्क्रब करूंगी, क्योंकि इस पर कोई डिपॉजिट तो है नहीं। तो बहुत हल्का सा डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ मैं इसे धो लूंगी। उसके बाद पानी सुखाऊंगी, ऑयल की कोटिंग दूंगी, उसके बाद इसको स्टोर करके रखूंगी किचन में। ये बर्तन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अगर हम इनका ठीक से रखरखाव करेंगे तो ये सालों तक भी खराब नहीं होते। कास्ट आयरन की बात तो हो गई, अब आते हैं लोहे की कढ़ाई पे। ये लोहे की कढ़ाई थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती है दैन द कास्ट आयरन यूटेंसिल्स। इसके साथ भी मैंने यही गलती की थी। ये काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं की है, इस पे जंग सा लग गया है। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ नमक और इस बार मैं इसे घसूंगी एक नींबू से। आधा टुकड़ा नींबू का ले लिया है और अब मैं इसको हल्का सा घसना शुरू कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि दाग बहुत ज़िद्दी हैं तो इस कढ़ाई को भी आप गैस पे चढ़ा सकते हैं। स्लो फ्लेम पे गैस को चलने दीजिए। जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी और आप नींबू को और नमक को हल्के हाथ से इस पे रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बस एक आध मिनट में ही ये कढ़ाई एकदम चकाचक साफ हो गई है। बस इसके बाद आप इस कढ़ाई को धो सकते हैं, चाहे तो सिर्फ पानी से धो लीजिए, वरना हल्का सा डिश वॉशिंग लिक्विड लगा के इसे धो लीजिए। बहुत ज़्यादा घसने की आपको ज़रूरत नहीं है अब इसको। और ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। लग रही है ना बिल्कुल साफ। पहले ये कढ़ाई कितनी जंग लगी हुई काली सी थी और इस समय देखिए बिल्कुल इसकी शक्ल निखर आई है। ये कढ़ाई के ऊपरी हिस्से की तो बात हो गई, लेकिन अगर मैं इसके नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो अभी भी देखिए ये कितना ज़्यादा काला है। इसको भी ठीक करने का उपाय है। ये जो नींबू अभी हम यूज़ कर रहे थे, वापस से मैं वही नींबू लूँगी, डालूंगी उसके ऊपर नमक और पीछे से भी इसको ऐसे ही घसूंगी। अब क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा काला है और लगता नहीं है कि नींबू और नमक से सिर्फ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और वो है बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को भी मैं कढ़ाई के ऊपर डाल दूंगी, मतलब कि उसके पिछले हिस्से पे, और एक नींबू की मदद से इसको रगड़ूंगी। आप चाहें तो एक नया नींबू भी ले सकते हैं अब इसको रगड़ने के लिए। बेकिंग सोडा और नींबू बहुत अच्छे से पूरी जगह पे घस लेने के बाद आप इसके ऊपर रखेंगे एक सॉफ्ट सा टिश्यू या फिर पेपर नैपकिन और उसके ऊपर आपको स्प्रिंकल करना है विनेगर।
रेगुलर वाइट विनेगर जो हम किचन में यूज़ करते हैं वही स्प्रिंकल करना है आपको इसके ऊपर। स्प्रे बॉटल से ठीक से विनेगर निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने हाथ में विनेगर लेके पूरा नैपकिन उससे गीला कर दिया है। इस पॉइंट पे जो हमारे कपड़े धोने का साबुन होता है पाउडर वाला, आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेक श्योर कि पूरा नैपकिन आपका गीला हो जाए और कढ़ाई को इस तरीके से ढक के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट के लिए मे बी। उसके बाद जब आप इसको अब रब करेंगे ना, तो अब कढ़ाई का जो पीछे का हिस्सा है यानी कि उसका बैक साइड, वो भी चमक उठेगा। ये पेपर नैपकिन से मैंने कढ़ाई का पूरा पिछला हिस्सा रब कर दिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, ये सारी गंदगी कढ़ाई के अंदर थी। और अब हम इसे नॉर्मल जैसे बर्तन धोते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टील स्क्रबर के साथ धो लेंगे और ये चकाचक साफ हो जाएगी। बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आयरन और कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करें। और उनको इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम अपने यूटेंसिल्स को अच्छे से संभाल के भी रखें और उनका रख रखाव ठीक से करें ताकि ये लंबे समय तक अच्छे से चलते रहें। कास्ट आयरन की तरह ये आयरन की यूटेंसिल्स के लिए भी पानी नुकसानदायक है, इनको खराब कर देता है, इनमें जंग लगा देता है। इसलिए धोने के बाद सारा पानी सुखा लीजिए, चाहे तो गैस पे चाहे तो एक टॉवल से रब करके। और उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी स्टेप है और वो है ऑयल कोटिंग देने का। हर तरफ से आगे और पीछे आयरन की कढ़ाई में या आयरन के और किसी यूटेंसिल में ये ऑयल कोटिंग देने के बाद ही आप इन आयरन के यूटेंसिल्स को स्टोर करके रखिए अपने किचन में। हम सबके पास घरों में ये दूध के पतीले होते हैं। इनका स्टील तो चमक रहा होता है, लेकिन ये जो कॉपर या तांबे की कोटिंग है इसकी शक्ल बहुत बिगड़ चुकी होती है। चलिए इसको भी ठीक करने का एक घरेलू सा बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे, घर पे सबके पास ही होता है ये टोमेटो केचप, वो डालेंगे इसके ऊपर और रगड़ेंगे किसी भी नींबू से, या नींबू का छिलका भी आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से रगड़ लीजिए तांबे वाले हिस्से पे। बस कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि इसकी शक्ल निकल आई है, ये बिल्कुल पहले जैसा नए जैसा चमकने लग जाएगा। बस उसके बाद क्या है, जैसे आप रेगुलर पानी से धोते हैं इसे धो लीजिए। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये काम तो रेगुलर स्टोर बॉट पीतांबरी पाउडर भी कर सकता है। तो चलिए, पतीला तो चमका लिया हमने, अब हम अगले हैक की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैं आपको होममेड पीतांबरी पाउडर बनाना सिखाऊंगी और ये सारे तांबे के बर्तन साफ करना भी बताऊंगी। अंदर बाहर हर तरफ से ये चमक उठेंगे। तो होममेड पीतांबरी पाउडर बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1/4 कप गेहूं का आटा। इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून साइट्रिक एसिड यानी नींबू का सत्व या नींबू के फूल भी इसको बोला जाता है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून कोई भी कपड़े धोने वाला जो पाउडर होता है वो आपको लेना है। इन सभी के साथ एक ऑप्शनल चीज मैं डालूंगी और वो है ऑरेंज कलर। ये कलर कंप्लीटली ऑप्शनल है, ये इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसा आपको लुक देगा। बाजार वाला पीतांबरी पाउडर ऑरेंज कलर में ही होता है, ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है मिक्सी में। कलर हल्का लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा रंग और डाल दिया है, वापस से ब्लेंड कर दूंगी और ये होममेड पीतांबरी पाउडर हमारा रेडी है, जो कि बाजार से भी अच्छा काम करेगा। मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ एंड ट्रस्ट मी, घर पे बना हुआ बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है ये। इसको आप किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, खराब होने वाली चीज़ नहीं है। चाहे तो इसे बल्क में बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी यूज़ करना है तो हल्का सा स्पॉन्ज गीला कीजिए, आपको स्टील स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं है। इस गीले स्पॉन्ज के ऊपर बस ये पाउडर लीजिए और अंदर बाहर हर जगह से अपने तांबे के बर्तनों को हल्का सा घस लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको घस घस के इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना मेहनत के ही, बिना बहुत ज़्यादा रगड़े ये फटाफट चमक जाते हैं। और उसके बाद बस इसे पानी से अब खंगाल लीजिए। स्पेशली तांबे के बर्तनों पे आप कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड या फिर सोप का इस्तेमाल मत कीजिए, इस होममेड पीतांबरी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। ये परफेक्ट रहता है स्पेशली तांबे के बर्तनों के लिए।
हालांकि ये पाउडर आप स्टील और कास्ट आयरन के तवों पे भी यूज कर सकते हैं। और अब देखिए चकाचक सब बर्तन हमारे चमक गए हैं, साफ हो गए हैं। छन्नियाँ भी किचन में रोज इस्तेमाल होती ही हैं और ओवर द टाइम इनको यूज करते करते चाय पत्ती के डिपॉजिट्स इस पे लगने लगते हैं, जो कि नॉर्मल धोने से निकलते नहीं हैं। इन छन्नियों को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक लंबा सा जग। लंबा सा जग लेंगे तो आसानी होगी क्योंकि इनको हमें डिप करना है इसके अंदर। इस जग को 3/4 में भर रही हूँ खौलते हुए गर्म पानी के साथ और अब मैं इसमें डाल दूंगी डिश वॉशिंग लिक्विड। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच विनेगर और बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा और विनेगर आर लाइक मैच मेड इन हेवन। जिद्दी से जिद्दी दाग भी ये निकाल देते हैं। बस अब इन छन्नियों को इस जग के अंदर इस सॉल्यूशन में डाल के कुछ घंटों के लिए भूल जाइए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। कुछ घंटों के बाद या फिर सीधा सुबह ही जग का ढक्कन हटाइए, छन्नियों को बाहर निकालिए और नॉर्मल जैसे हम बर्तनों को स्क्रब करते हैं एक स्टील स्क्रबर के साथ, आप इन्हें वैसे ही सेम धो लीजिए। बहुत ज़्यादा अब मेहनत नहीं लगेगी। जो बहुत ज़्यादा आपके डिपॉजिट्स थे इसके अंदर चाय पत्ती के, वो निकल जाएंगे आसानी से। धोने के बाद मैंने नोटिस किया कि एक छन्नी तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गई थी, कहीं भी कोई भी चाय पत्ती का डिपॉजिट बचा नहीं था। लेकिन ये जो दूसरी वाली छन्नी है इसमें ये थोड़ी सी डिस्टॉर्ट भी हो चुकी है ओवर द टाइम। काफ़ी ज़्यादा पुरानी छन्नी है ये और जहाँ जहाँ गैप्स थे उसके अंदर से ये डिपॉजिट्स नहीं हटे हैं। तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इस तरीके के डिपॉजिट्स को हटाने के लिए। हम इस छन्नी को गैस के ऊपर डायरेक्टली हीट करना शुरू करेंगे और तब तक हीट करते रहेंगे जब तक ये पूरी लाल नहीं हो जाती। स्पेशली मैं इसे उस तरफ से हीट कर रही हूँ जहाँ पे हमारे अभी भी डिपॉजिट्स बाकी हैं। बस कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि ये छन्नी पूरे तरीके से लाल हो चुकी है। अब मैं गैस कर दूंगी बंद और नॉर्मल जैसे हम स्क्रब करके इसे धोते हैं अब इसे धो के देखिए। बिलीव मी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक भी डिपॉजिट बचेगा नहीं। तो ये 2 तरीके थे छन्नी साफ करने के। वैसे जहाँ तक आप कोशिश करिए इस तरीके की राउंड छन्नियाँ मत लिया कीजिए, क्योंकि वैसे भी इनकी शेप की वजह से जब आप इसमें चाय पोर करते हैं तो उसका गिरने का डर रहता है। ये जो दूसरी छन्नी है इसकी शेप ऐसी है कि ये नीचे से नैरो है, इसको क्लीन करना भी आसान होता है और जब आप इसमें चाय पोर करते हैं इसकी शेप की वजह से गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट नो के बराबर हो जाते हैं। आई होप ये ट्रिक या ये हैक भी आपको पसंद आया होगा। घी वाले बर्तनों को भी क्लीन करना बहुत जान पे आता है। जिस बर्तन में आपने घी निकाला हो या जिस बर्तन में आप घी स्टोर करके रखते हैं, दोनों को ही क्लीन करने का ऑलमोस्ट सेम ही तरीका है। अगर मान लीजिए किसी बर्तन में घी निकालते निकालते वो जल जाता है तो आपको सेम मेथड फॉलो करना है जैसे कि मैंने जले हुए कुकर में फॉलो किया था। और अगर नहीं तो इसको साफ करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ लेना है गरम खौलता हुआ पानी। इस पानी में डाल देंगे आप डिश वॉशिंग लिक्विड और ढक के इस बर्तन को छोड़ दीजिए सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। एक्चुअली 5-10 मिनट का टाइम भी बहुत होता है। उसके बाद आप इसे रेगुलर स्क्रब कर लीजिए एक स्टील स्क्रबर यूज करके। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है और ये एकदम चकाचक बिल्कुल साफ हो जाएगा और कोई भी चिकनाहट नहीं बचेगी इसमें घी की। सेम तरीके से वो जो डब्बा होता है जिसमें हम घी स्टोर करके रखते हैं उसको भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। जब डब्बा खाली हो उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी ही होता है। उसमें डालिए आप गर्म पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद रेगुलर जैसे हम स्क्रब करते हैं वैसे स्क्रब करके निकाल लीजिए। एक्चुअली अब इस स्क्रबिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, एक बार करके देखिएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि घी की बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं बचती है और पतीला बिल्कुल नया जैसा हो गया, राइट? हम सबके पास घरों में इस तरीके की स्टील बॉटल्स होती हैं, थर्मसेस होती हैं, इंसुलेटेड बॉटल्स होती हैं जिसमें गर्म का गर्म लिक्विड रहता है और ठंडे का ठंडा रहता है, एटलीस्ट कुछ घंटों तक तो।
अगर आप इन बॉटल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं और अचानक से एक दिन इन्हें निकाल लें तो आप नोटिस करेंगे कि एक अजीब सी स्मेल इनके अंदर होती है। बंद पड़े पड़े ये स्मेल किसी भी चीज़ में आ जाएगी। इस स्मेल को हटाने के लिए हम इन बॉटल्स में डालेंगे एकदम खौलता हुआ गर्म पानी, सभी बॉटल्स में, और मैं इक्वल क्वांटिटी में डाल दूंगी चीनी और नमक। करीबन आधा कप गर्म पानी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, सभी बॉटल्स में डाल के इनको बंद करके कुछ देर के लिए फॉर अराउंड से हाफ एन आवर छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से इन बॉटल्स को शेक कर लीजिए। नमक और चीनी दोनों पानी में घुली चुकी हैं अच्छे से। उसी पानी के साथ ये बॉटल्स रिंस हो जाएंगी। सभी बॉटल्स के साथ ऐसा करने के बाद इन बॉटल्स को सूखने के लिए रख दीजिए। सारा पानी जो है वो सूख जाना चाहिए, ढक्कनों से भी और बॉटल्स से भी, दोनों से। उसके बाद जब ये सभी चीज़ें अच्छे से सूख जाएंगी तो अब वापस से इनमें यही स्मेल ना आ जाए तो इसके लिए आप ये सिलिकॉन के पाउचेस यूज़ कर सकते हैं। ये सिलिका जेल्स होती हैं, ये पहले भी प्रेजेंट होती हैं जब आप नई बॉटल्स खरीदते हैं। ये पाउचेस आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, इससे स्मेल नहीं आती है बॉटल्स में। ये डाल सकते हैं, ये ना हो तो न्यूज़पेपर की एक शीट इस तरीके से रोल करके बॉटल्स के अंदर डाल दीजिए। ट्रस्ट मी, इन बॉटल्स को आप साल भर तक भी यूज़ नहीं करेंगे ना तो इनमें से स्मेल नहीं आएगी। चॉपिंग बोर्ड भी हमारी किचन में एक बहुत एसेंशियल आइटम है और ओवर द टाइम इसको यूज़ करते करते इसका शाइन और लस्टर दोनों ही चले जाते हैं। इस पे हम बहुत सारी चॉपिंग करते हैं, इसको हाइजीनिकली क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नमक का और साथ ही में बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें आप डाल दीजिए चॉपिंग बोर्ड पे और साथ में यूज़ कीजिए लेमन का। एक आधा कटा हुआ लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ कीजिए और लेमन के साथ इसे रब करना शुरू कीजिए। सॉल्ट थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट करता है और बेकिंग सोडा और लेमन का जो रिएक्शन है वो मदद करेगा इस चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करने में। मेक श्योर कि चॉपिंग बोर्ड का आप हर कोना इससे रब करें और आगे पीछे दोनों तरफ से चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से रब कर लीजिए। उसके बाद आप इसे जस्ट पानी से धो लीजिए, सफिशिएंट है। अगर आपको चाहिए तो स्पंज में हल्का सा डिश वॉशिंग लिक्विड लेके आप रगड़ भी सकते हैं, लेकिन पानी से धोना सफिशिएंट होगा। अब ये बिल्कुल हाइजीनिकली क्लीन भी है। आप चाहें तो इसे धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद ये वापस यूज़ करने के लिए रेडी है। सिर्फ चॉपिंग बोर्ड ही नहीं, इस तरीके से आप अपनी वुडन स्पैचुलास या कटलरी भी क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको यूजफुल लगी होगी। सिर्फ वुडन चॉपिंग बोर्ड्स ही नहीं, ओवर द टाइम यूज़ करते करते स्टील के यूटेंसिल्स में एक अजीब से रेनबो मार्क्स आने लगते हैं और ये भी अपनी शाइन खोने लगते हैं। ऐसा ना हो और ये लंबे समय तक बरकरार अच्छे से रहें, इसके लिए हम इन स्टील पैन्स को हीट करना शुरू करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल या नींबू का सत। ये अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएंगे जैसे जैसे पानी गर्म होगा और इनकी वजह से रेनबो मार्क्स चले जाएंगे। ये टेक्निक आप हर स्टील यूटेंसिल पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो चाहे पैन हो, कढ़ाई हो या फिर कुकर हो। नींबू के फूल नहीं है, साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, इंस्टेड आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट ही इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है। और ये देखिए चकाचक आपका पैन एकदम क्लीन हो जाएगा, कोई भी रेनबो मार्क नहीं बचेगा। उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से रिंस कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसी हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं की है जो सेहत के लिए ख़राब हो और पैन भी साफ़ ही था। बस पानी से रेगुलर रिंस कर लीजिए और इन पैन्स की शाइन वापस पा लीजिए। स्टील के पैन्स को आपको ग्रीस करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने आयरन या कास्ट आयरन के पैन्स को किया था। इसको आप एज इट इज़ बस सुखा के अपने पैंट्री में स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कांच की ऑयल बॉटल्स के बारे में। रेगुलर यूसेज ऑयल का करने के बाद इन ऑयल बॉटल्स के नीचे एक काई सी जमने लग जाती है, एक डिपॉजिट जो नीचे जमने लग जाता है जो आराम से निकलता नहीं है। इसको निकालने के लिए
हम इस बॉटल में डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चावल और साथ ही में 2 टेबलस्पून के करीब विनेगर। गरम पानी डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से शेक कर देंगे। ये जो सारी गंदगी नीचे जम जाती है, ये चावल मदद करेंगे उसे हटाने में। इस बॉटल को अच्छे से शेक कर लेने के बाद इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, करीबन 1-2 घंटे के लिए। अगर बहुत ज़्यादा काई जम गई है तो फिर आप थोड़ा लंबा भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये चावल डिस्कार्ड कर दीजिए। मैंने छन्नी में निकाले हैं ताकि सिंक में कुछ ब्लॉकेज ना हो। ये चावल अब आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक बार फिर से बॉटल में भरूंगी मैं थोड़ा सा गर्म पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड और इसे अच्छे से शेक कर दूंगी। दिस इज नाउ फॉर द फाइनल वॉश। अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक सिलिकॉन का ब्रश लीजिए और अच्छे तरीके से बॉटल में अंदर इसको चला दीजिए ताकि अंदर से पूरी सफाई हो जाए। चौड़े मुंह वाली बॉटल होती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर मुंह इतना छोटा सा नैरो है तो ब्रश से अंदर क्लीनिंग सही तरीके से होती है। उसके बाद एक बार बस इसे फाइनल एक रिंस दे दीजिए और बाहर से भी आप चाहें तो अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं, चाहे तो स्पॉन्ज यूज़ करके या फिर स्टील स्क्रबर यूज़ करके, क्योंकि एज इट इज़ ये ग्लास मटेरियल है, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छे तरीके से इस बॉटल को धो दीजिए और हाँ, इसको बहुत अच्छे से एयर ड्राई कर लीजिएगा। पानी का कोई भी ड्रॉपलेट इसमें रहना नहीं चाहिए। उसके बाद ये अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है एंड दिस इज़ रेडी टू स्टोर ऑयल इन इट। आई होप इस वीडियो में बताई गई हर किचन क्लीनिंग ट्रिक टेक्निक आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ अब मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू विद माय नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।